ब्रेन बस्ट में आप सबका एक बार फिर स्वागत किया जाता है। हर फ्राइडे की तरह हम हाजिर हैं आपके समक्ष और उम्मीद करते हैं कि आपका वीकेंड जो है वो बहुत अच्छा बीतेगा। आज दुनिया एक बहुत डिफ़िकल्ट फेज़ में से गुजर रही है। जो हिस्ट्री होती है उससे हम लेसन सीखते हैं या नहीं ये मुझे नहीं पता, लेकिन सीखना चाहिए। हमने देखा कि सबसे पहले नेपोलियन बोनापार्ट ने किस तरीके से कोशिश की कि मैं दुनिया में कम से कम यूरोप और रशिया को जीत लूं, लेकिन रशिया में वो भी मार खा गया। फर्स्ट वर्ल्ड वार जो है वो सिर्फ एक राजे, जर्मन के राजे की वजह से जो है वो लड़ाई जो है वो लड़ी गई। लेकिन सेकंड वर्ल्ड वार जो था वो एक ऐसे इंसान के दिमाग के ऊपर ही थी जो ये चाहता था कि आई कैन रूल द होल वर्ल्ड। और उस वक़्त ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर नेविल चैम्बरलैन और फ्रेंच प्राइम मिनिस्टर एडवर्ड डेलाडियर जो हैं वो 1938 में उसको मिलने गए और उन्होंने एक म्यूनिक पैक्ट साइन किया। पैक्ट में उन्होंने पहले ही उसको ये कह दिया कि अच्छा भी चेकोस्लोवाकिया तो आपका ही, आप ले लो इसको, हमें कोई इसका इतराज़ नहीं है। जब आप एक किसी के साथ कोई साइन करने जाते हो एग्रीमेंट या कोई पैक्ट साइन करने जाते हो तो आपको कोई राइट नहीं किसी ने दिया कि आप किसी कंट्री को उनको दे दो। तो ये था सेकंड वर्ल्ड वार का एक किस्सा जो कि बाद में हमें नज़र आया कि किस तरह का अगले साल उसने ऑस्ट्रिया, पोलैंड को कैप्चर कर लिया और फिर किस तरीके से उन्होंने फ्रांस के ऊपर हमला करने की हॉलैंड के थ्रू कोशिश की, ये और कैप्चर भी कर लिया। तो ये हिस्ट्री जो है ये एक लेसन देती है कि वेदर व्हाट द वर्ल्ड शुड डू। इस वक्त व्लादिमीर पुतिन जो कि प्रेसिडेंट हैं यूएसएसआर के, रशिया के, यूएसएसआर तो और रहा नहीं, रशिया के, पहली बार मैंने देखा बोरिस जॉनसन जो कि प्राइम मिनिस्टर हैं इंग्लैंड के, उन्होंने उनको जब एड्रेस किया तो वो प्रेसिडेंट पुतिन नहीं कहा, उन्होंने कहा डिक्टेटर व्लादिमीर पुतिन जो है वो इस वक्त इस दुनिया में तबाही मचाने की तरफ चल रहा है। मैं बयान सुने चाइना के गवर्नमेंट के भी आज, हिंदुस्तान के गवर्नमेंट के भी आज कि भाई नहीं, सारी बातें जो हैं वो नेगोशिएशन से होनी चाहिए। और रशिया ने ऑफ़र भी किया है, रशिया ने आर्मी को, कि यूक्रेन की आर्मी को डायरेक्ट अपील की है कि आप इस प्रेसिडेंट को हटा दो, कंट्रोल अपने हाथ में ले लो, आप और हम बैठ के बातचीत कर लेंगे, हम आपस में बैठ के सारे जो प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व कर सकते हैं। ये कई बातें हैं कि क्या वर्ल्ड को किस तरीके से डील करना चाहिए था या नहीं करना चाहिए था या सख्ती करनी चाहिए थी, क्योंकि यूक्रेन जो है वो नेटो का हिस्सा नहीं है। क्या रशिया की जो बातें चल रही थी पिछले 2 साल से कि आप हमें गारंटी दे दो कि यूक्रेन विल नेवर बी ए मेंबर ऑफ द नेटो, क्या एक्सेप्ट कर लेना चाहिए था वेस्ट को? ये ऐसी कुछ चीज़ें हैं जो आज हमारे शान और शौकत जी टैग टीवी के हमारे सीईओ साहब ताहिर साहब या मेरे साथ हैं और वो इस सारा इलाका घूमे भी हुए हैं, मतलब एक नहीं कई साल वो इन इलाकों में रहे भी हैं, घूमे भी हुए हैं और वो बड़ी तीखी नज़र रखते हैं इस चीज़ के ऊपर। उनका करते हैं स्वागत। और 3 सवाल हैं, एक तो ये कि दुनिया को क्या इनके साथ डील करना चाहिए और किस तरीके से डील करना चाहिए। क्या व्लादिमीर पुतिन जो है वो इतने पावरफुल अपने आप को समझने लग पड़े कि अपने आप को हिटलर की तरह इस दुनिया में पेश करना चाहते हैं, और या जो वर्ल्ड है उनको एक्सेप्ट करना चाहिए था कि हाँ भाई ये कह दो कि हम नाटो का ये मेंबर नहीं बनेंगे। क्योंकि रशिया, देखिए ताहिर साहब, जो रशिया है वो भूला नहीं 1962 का ब्लॉकेड ऑफ क्यूबा। उसके दिमाग में ये है कि हमने वहाँ मिसाइल किए थे तो हमें इन्होंने तबाही से वहाँ से भेज दिया था। आपका इसके ऊपर? डॉक्टर साहब बहुत सारी बातें आपने रेज़ की हैं। मैं वो क्यूबा का जो मामला, मैं उससे बहुत सहमत नहीं हूँ, चूँकि क्यूबा बहुत एक लॉन्ग गॉन हिस्ट्री है और ना रशिया जो है वो कोई आइडियोलॉग की सतह पे, जैसे आइडियोलॉजी की सतह पे चीज़ों को सोचता है, वो अपने बहुत ही मॉडर्न कॉन्टेक्स्ट में सोच रहा है। चूँकि व्लादिमीर पुतिन साहब जो हैं वो पुराने लीडर हैं रशिया के, पहले केजीबी के सरबराह रहे, अब 22 साल से वो हैं हेड ऑफ़ द स्टेट हैं।
और रशिया सोवियत यूनियन के टूटने के बाद की जो हिस्ट्री है वो 32 साल की बनती है। 1991 में डिसॉल्व हुए थे, 30 अगस्त 1991। और इत्तेफाक की बात है कि जो डिसोल्यूशन का उनका दिन था, मैं उस वक्त कजाकिस्तान में था। वहाँ पे बोरिस जेल्सन आए, मिखाइल गोर्बाचोफ मॉस्को बैठे हुए थे, तो बोरिस जेल्सन ने वहाँ पे आके डिसोल्यूशन ऑफ सोवियत यूनियन का ऐलान किया। ये कोई बहुत पुरानी बात नहीं है, ठीक है, मतलब 31-32 साल पुरानी बातें हैं। आपकी मेरी अपनी निगाहों के सामने की बातें। आपने जो बुनियादी 3 सवाल उठाए वो ये है कि क्या सोवियत यूनियन जो अब टूटने के बाद अब रशिया आ गया है, क्या रशिया जो है वो उसको वेस्टर्न वर्ल्ड रोक सकती थी? क्या ये एक नए डिक्टेटर के तौर पर सामने आ रहे हैं? तो देखिए, ये सब बातें डॉक्टर साहब हम देखते हैं कि व्लादिमीर पुतिन बज़ाहिर इंजीनियर्ड जो इलेक्शन होते हैं उनके ज़रिए आते हैं और वो डिक्टेटर के तौर पर ही हैं। चाहे चाइना की डिक्टेटोरियल पावर हो, चाहे रशिया की डिक्टेटोरियल पावर हो, और बहुत सारे मुल्कों की, इवन सेंट्रल एशिया के बहुत सारे जो कंट्रीज़ हैं वो सब जो है वहाँ पे नमूने के डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर हैं। अमेरिका को बड़ा मज़ा आता है कि जी वोट पड़ जाए, इनका दिल ठंडा हो जाता है। इनको ये नहीं अंदाज़ा होता कि सिर्फ वोट जो है डेमोक्रेसी का नाम नहीं है। अब तो खैर डॉक्टर साहब, वोट अब हमारे अमेरिका और कनाडा में जो पढ़ने का अंदाज़ है वो भी अब डेमोक्रेसी से बाहर होता जा रहा है। बिल्कुल बाहर होता, ठीक है, जो मतलब डेमोक्रेसी के जो स्पिरिट्स हैं उससे बाहर होता जा रहा है। मतलब आइडेंटिटी पॉलिटिक्स, वोट बैंक्स, वो चल रहा है। अब इस सारी सूरत हाल में हम प्रिसाइजली ये देखते हैं कि रशिया ने ये अटैक क्यों किया। मतलब हमें रियलिस्टिक चीज़ों को देखना है। रशिया बहुत अरसे से वेस्टर्न वर्ल्ड को कह रहा है कि भाई मेरे बैकयार्ड में आप ना जाओ, और यूक्रेन उस रीजन का, ईस्टर्न यूरोप का प्रोबेबली दूसरा बड़ा कंट्री है अपने पॉपुलेशन में भी। ईस्टर्न यूरोप की मैं बात कर रहा हूँ, पॉपुलेशन में और एरिया में, और एरिया दोनों में। कोई 6 लाख से ज़्यादा स्क्वायर किलोमीटर का उसका एरिया है, जिसमें से 1/3 तो खत्म हो, ठीक है। तो कोई 42-43 मिलियन के करीब रफली लोग वहाँ पे लोग रहते हैं। अब रूस के साथ मेरा जो सोचना है कि अब ये रूस ऐसा कर क्यों रहा है, ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसका एंड गेम क्या है? रूस इसलिए ऐसा कर रहा है कि व्लादिमीर पुतिन ये नहीं चाहते कि उनके बैकयार्ड में कोई इस तरह की चीज़ें हों जो उनके लिए थ्रेट बने। चूँकि वो उनको जैसे स्लोवाकिया है, एस्टोनिया है, इन छोटे छोटे मुल्कों की परवाह नहीं है। वो बेशक यूरोपियन यूनियन में चले जाएं, नाटो में चले जाएं, कोई उनका इशू नहीं है, थ्रेट नहीं है। डॉक्टर साहब, ये होता है कि थ्रेट का मसला है ना, कि अगर मुझे आपसे थ्रेट है, आपको मुझसे थ्रेट है, तो हम प्री एम्प्टिव कार्रवाइयाँ करेंगे, ठीक है। ये सारा प्री एम्प्टिव कार्रवाइयों का हिस्सा है कि इससे पहले कि अगला कोई बहुत बड़ा मरहला आए, रूस के ऊपर कोई चीज़ें थोप दी जाएं, यूक्रेन नाटो का हिस्सा बन जाए और वहाँ पर मिसाइल जो हैं वो लगा तो उससे पहले कि वो मुकाम आए, तो रूस कह रहा है कि भाई वो मुकाम नहीं मैं आने दूंगा। इसी वजह से आपने नहीं उसको एक्सेप्ट किया, दैट्स फाइन जी। इसी वजह से ये दिमाग में कहीं ना कहीं साइकी में बैठा होता है कि हमारे साथ क्या किया था वेस्ट वर्ल्ड ने, जब क्यूबा के मामले पे वो भी मिसाइल का इशू था। नहीं, आप हमारे घर के पास मिसाइल लेके नहीं आ सकते। नहीं डॉक्टर साहब, वो एक डिफरेंट सिनेरियो है। देखिए, नहीं मिसाइल सिनेरियो तो यही है कि मेरे घर के पास आप नहीं आ सकते। नहीं, वो मतलब रूस को उसकी टेंशन नहीं है, इसलिए नहीं है कि रूस का बहुत बड़ा इलाका है। रूस तो सर उस जमाने में अफगानिस्तान भी गया था, सिर्फ ये नहीं था मामला कोई क्यूबा का, रूस तो पूरी दुनिया गया था, साउथ अमेरिका गया था, ठीक है। आज भी साउथ अमेरिका के जो बहुत सारे मुल्क हैं, वेनेजुएला और इस तरह के जो मुल्क हैं, वो कम्युनिस्ट स्ट्रक्चर में आज भी चल रहे हैं और अपनी तबाही कर रहे हैं, ठीक है। रूसी जो कम्युनिज्म का सिलसिला है वो तो दुनिया भर में फैला था, अफ्रीका तक गया था, भारत में उसका इम्पैक्ट आया था बहुत, ठीक है ना। तो मतलब चाइना
अब चाइना भी कम्युनिस्ट है, रूस भी कम्युनिस्ट है, कभी इनकी आपस में बनी तो नहीं है ना। जो आजकल बन रही है थोड़ी बहुत, वो तो इसी चक्कर में है ना कि तो तुम्हारा दुश्मन मेरा दुश्मन, हम उस चक्कर में आपस में मिल रहे हैं। ये कभी भी गेट अलोंग फॉर अ लॉन्ग टर्म तो नहीं हो सकते, ये मैं आपको दावे से बताता हूँ, ना माजी में हुए हैं। मसला ये है कि ये रूस का बैकयार्ड है, क्यूबा रूस का बैकयार्ड नहीं था, चूंकि नहीं वो आपकी बात सही है। वो एक अलग डिबेट है। मैं सिर्फ मेरा कहने का मतलब वो कहीं ना कहीं वो भूलते नहीं है डॉक्टर साहब, वो मैं इसलिए उससे एग्री नहीं कर रहा कि ये कोई मतलब वो जनरेशन ही नहीं रही है ना जिन्होंने किया। और ये हमारा अपना देसी ख्याल होता है कि चीज़ें हम दिमाग में पहुंच जाती हैं, चीज़ें बहुत मूव ऑन हो जाती हैं। व्लादिमीर पुतिन को मैं अरसा दराज से मतलब वहाँ रहने की वजह से, जिस तरह चेचनिया के उन्होंने ऑपरेशन किए जहार दोदायफ के खिलाफ और सारा, मैं बहुत क्लोजली वॉच कर रहा हूँ। ये इस तरह का आदमी नहीं है। इसका तो अपना है कि मेरी जो पावर है वो रहनी चाहिए, मतलब ये मतलब इस तरह का आदमी, कोई आदमी वहां पे बोल नहीं सकता। डॉक्टर साहब देखिए ना, इतना बड़ा इन्होंने खौफनाक काम किया यूक्रेन पे किया, एक आदमी की वजह से हुआ है जिसका नाम व्लादिमीर पुतिन है। बिल्कुल। आफ्टर ऑल रूस में कोई ऊपर एलीट्स में कोई 10-20 ऐसे लोग नहीं है जो उसको पीछे फेंके। मतलब ये सवाल इंपॉर्टेंट है, ये एक शख्स के गिर्द घूम रही है कहानी। ये सवाल तब भी पैदा हुआ था जब ये वार्निंग दे रहा था, तब लोग ये कह रहे थे कि बाकी के जो लोग इसके एडवाइजर हैं वो कहते हैं उनको भी नहीं ये बताता कि मैंने क्या करना है, मैंने कौन सा डिसीजन लेना है, कैसे लेना है, कब लेना है। ये ओनली व्लादिमीर पुतिन नोज और एंड ही विल आंसर। अब देखिए ना, 24 घंटे पहले उसने मैक्रोन से बात की कि हाँ भाई मैं बातचीत करने को तैयार हूँ बाइडेन के साथ, आप फिक्स कर लो। और रात को, ये दिन को बात हुई जी, और रात को उसने अटैक कर दिया। डॉक्टर साहब वो किस लिए केजीबी का चीफ रहा है साल से क्योंकि उसकी साइकी इनफैक्ट ये है कि मुझे चीज़ों को सीक्रेटिव कैसे रखना है, कौन सी बात को आगे लेके जाना है, कौन सी छोड़ना। देखिए उनका ये ईवल ये काम है, ये बहुत ही एग्रेशन वाला काम है, मैं बिल्कुल इसको मानता हूँ, अनएक्सेप्टेबल है। लेकिन ये बात रियलिटी है कि वो एक जीनियस आदमी है, चाहे घटिया अंदाज में है, ठीक है। मतलब वो जीनियस तो हिटलर भी था। तो ये जो घटिया लोग होते हैं वो जीनियस होते हैं जो इस लेवल के होते हैं। अब ये हमारी दुआ है कि ये उस लेवल तक ना जाए, चूंकि इससे इंसानियत को तबाही बहुत होगी। चूंकि ऐसे जो लोग हैं वो सफा हस्ती से मिट तो जाते हैं, लेकिन अगर वो हिटलर जैसे मॉन्स्टर बन जाएं, जो कि सद्दाम हुसैन ने कोशिश की थी और बहुत अरसे तक तबाही की, फिर सफा हस्ती से मिट गए वो तो खैर कुदरत का एक खेल है। लेकिन सवाल ये है कि हम इस तरफ आते हैं डॉक्टर साहब कि अब जो असल खेल है वो ये है कि ये हो गया है, यूक्रेन पे अटैक हो गया है, और ये चाहते क्या है व्लादिमीर, मजीद क्या चाहते हैं। मैं ये अर्ज कर रहा था कि ये प्री एम्प्टिव था, ये वेस्ट को बता रहे थे कि भाई हमने आपको इस हद तक नहीं आने देना। अच्छा, अब इस पे मैं अगर डिबेट करूं, इस पे मैं इनको कोई मॉन्स्टर नहीं कहूंगा इस हद तक, चूंकि वो अपनी टेरिटरी की बात कर रहे हैं कि भाई मेरी टेरिटरी में इस हद तक ना घुसो। इस हद तक तो ठीक था, लेकिन उसके बाद डॉक्टर साहब ये जो मैस हुआ है, फ्रैंकली इसमें ये ज्यादती की है व्लादिमीर पुतिन ने, मगर वेस्टर्न वर्ल्ड का भी काफी इसमें रोल है। वो ये चाहते थे कि ये करे ऐसा ताकि ये और फंसे। अब जो मेरी आज सुबह ही डिस्कशन चली है कामरान बुखारी के साथ, वो एक बहुत ही डीप आदमी है, बिल्कुल वो ठीक कह रहे थे, मैं उन्हीं की बात दोहराऊंगा कि अब ये खेल है, देखना है दुनिया ने कि व्लादिमीर पुतिन अपनी नर्व्स को कितना स्ट्रांग रखते हैं और कितना जल्दी यहाँ से निकलते हैं, और अपना जो अचीवमेंट है, अचीवमेंट उनका ये है कि यहाँ पे ये घुस ना सके। देखिए नेटो का हिस्सा अब यूक्रेन इतनी आसानी से नहीं बन पाएगा, नहीं बनेगा ही नहीं, ठीक है, बने नहीं उन्हें बनने। देखिए आपने कहा ना कि उनका क्या है मकसद जी, उनका मकसद उन्होंने बड़ा क्लियर कर दिया। अभी मैंने वो कहा जी कि आधा घंटा पहले जी जो उन्होंने वहां से बयान दिया, आर्मी वालों को सीधा एड्रेस किया, पुतिन ने खुद जी सीधा आर्मी को एड्रेस किया यूक्रेन की,
कि आप ये जो जितने भी उसने तो यहाँ तक वर्ड यूज़ किया कि ये सारे ड्रग ही आपने बैठाए हुए हैं, अपने प्रेसिडेंट ये दूसरे, इनको हटा दो और सीधी हमसे बात कर लो, हम आपके साथ बैठ के बातचीत कर लेंगे। वो गवर्नमेंट को चेंज करना चाहते हैं और अपने एक ऐसा, जैसे बेलारूस में उनका अपना जी पपेट गवर्नमेंट राइट हैंड है, वो अपनी पपेट गवर्नमेंट बनाना चाहते हैं ताकि कल को ये प्रॉब्लम ना। उसमें आपको क्या लगता है कि ये सक्सीड हो जाएंगे? देखिए, अब ये खेल भी वेस्ट और रूस के बीच का है कि क्या इसमें कौन जीतता है। वेस्ट तो चाहेगा कि ये पपेट गवर्नमेंट ना बना सके। ये कल वो रशिया जो है जी, जिस तरीके से उन्होंने 1,50,000 अपनी आर्मी, मिसाइल्स, आर्मर्ड व्हीकल्स, बैटल टैंक्स, ड्रोन, इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सिस्टम, एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल, सब कुछ वहाँ इकट्ठा करके वो ले गए हैं। वो उनको 10 दिन लग जाए, उनके लिए यूक्रेन को जीतना मुश्किल नहीं है। खास करके कैपिटल जो है वो तो अगले 48 घंटे में वो कहते हैं वो शायद उसके पास कैप्चर कर लेंगे। राइट। उसके बाद अगर वो इस गवर्नमेंट को हटा के अपना कोई पिट्ठू बिठा देते हैं, हाँ, तो उसको वो रिकग्नाइज कर लेंगे। वो ऐसा करने में कामयाब हो जाएंगे। हाँ। लगता यही है, क्योंकि वेस्ट की तरफ से जो मैक्सिमम रेजिस्टेंस अभी है वो सैंक्शंस की है। वेस्ट अब असला भी वहां पहुंचा नहीं सकता, चूंकि रूस ने ये किया है कि जो मेजर एयरपोर्ट्स हैं वो सारे तबाह कर दिए हैं। राइट। मतलब असला कोई सर इंटरनेट के जरिए तो नहीं जाना ना, Right. उसको तो फिजिकली वहां पे पहुंचना है ना। राइट। वो फिजिकली असला कहां पहुंचेगा? वो रास्ते ब्लॉक हैं सारे। बिल्कुल ठीक है ना, मतलब वो कोई चांस ही नहीं रहा। अब वेस्ट को भी ये बात समझ आ रही है कि इसने एक बहुत ही खतरनाक चाल खेली है। इसने इतना, यानी विद इन 24 आवर्स प्रेपरेशन पूरी की है। जी सर, विद इन 24 आवर्स हाँ। उसने डिसेबल कर दिया। व्लादिमीर पुतिन ने विद इन 24 आवर्स डिसेबल कर दिया है बाहर से किसी भी चीज के आने को। राइट। ठीक है, क्योंकि बाहर से सर कोई मॉडर्न चीज आएगी, कोई मॉडर्न असला आएगा तो रूस के साथ मुकाबला होगा ना। ही डिसेबल्ड कंप्लीट। अब वेस्टर्न वर्ल्ड जो है, देखिए दो बातें हैं जी। बीच में। एक तो इमरान खान की जो विजिटर है उसको बहुत बढ़िया ढंग से उन्होंने उसका स्वागत किया 2 दिन वहां पर। वो उस पे मेरी हंसी आ जाएगी। तो मैं बड़ी बात कर चुका हूं 2 शोज में, लेकिन मैं भी करता हूं। मैं आपको पूछ रहा हूँ, एक वो जी। और दूसरा ये है कि इंडिया के ऊपर प्रेशर पड़ रहा है बीइंग ए मेंबर ऑफ द क्वाड जी। कि आप जो है साइड रशिया को ओपनली क्रिटिसाइज करो। ठीक है अच्छा, वो जो इंडिया की सिचुएशन है, जी, दे आर ट्राइंग टू बी न्यूट्रल। राइट। क्या वो न्यूट्रल रह सकेंगे या नहीं, ये बहुत बड़ी बात है। आपका इसके बारे में क्या? दोनों बातें। पहले इमरान खान की बात आपने छेड़ी। इमरान खान का दौरा वो तो डिजास्टर था, उसके लिए भी, पाकिस्तान के लिए भी। चूंकि वेस्टर्न वर्ल्ड ने ये रजिस्टर कर लिया कि ये शख्स वहां पे पहुंचा है उस दिन जिस दिन हमला किया है। मुझे तो लगता है कि अगली अब IMF की इमदाद भी पता नहीं पाकिस्तान को मिलती है कि नहीं मिलती। जो मेरे अंदर के सोर्सेज हैं वो ये बताते हैं, कुछ टॉप जर्नलिस्ट पाकिस्तान में मेरे दोस्त, उनसे मेरी रात को भी बात हो रही थी, यानी वहाँ दिन का वक्त था, वो ये बताते हैं कि वो बहुत इस्टेब्लिशमेंट भी और इमरान खान की हुकूमत भी अंदर से बड़ी वो टूटी हुई है कि हम कर क्या बैठे हैं। और अरब वर्ल्ड का रिएक्शन क्या होगा? अरब वर्ल्ड, देखिए अरब वर्ल्ड भी खामोश है। नहीं, इमरान की विजिट नहीं, अरब वर्ल्ड में ये तो छोटी सी चीजें हैं। इमरान खान तो डू नॉट मैटर, फ्रैंकली मैं आपको बताऊं इस सारे खेल में। ये तो गलत टाइम पे, गलत जगह पे और गलत मौका पे था। ये तो होता है ना कि मतलब ये एक है फ्रेज है, ये तो उसमें जो है ना मारा। आप इसकी बॉडी लैंग्वेज देखिए, आप कह रहे बड़ा अच्छा स्वागत हुआ। मेरा ख्याल है वो चंद मिनटों की व्लादिमीर से मुलाकात थी। नहीं, इस लड़ाई में भी उसका मिलना नहीं, वो तो पहले से दौरा तय था। ये तो डॉक्टर साहब किसी को भी नहीं पता था कि ये परसों रात यानी कल रात को हमारे टाइम के मुताबिक, गुज़िश्ता एक रात वहाँ दिन था कि ये अटैक होगा। क्योंकि अटैक तो 16 फरवरी की डेडलाइन अमेरिकन ने दी हुई थी कि 16 फरवरी तक हो जाएगा, वो भी गुजर चुकी थी। किसी को नहीं पता था। वही व्लादिमीर पुतिन तो फिर इसमें माहिर है कि दिखाना कुछ है, करना कुछ है। ठीक है, अच्छा अब ये तो हो गया, ये इसका दौरा डेट वेट तो तय थी। इसको वैसे ये 2-2.5 महीने से टेंशन चल रही थी। इमरान खान को अक्ल होती तो ये दौरा पोस्टपोन कर देता। भाई 2-2.5 महीनों से टेंशन चल रही है, पूरी वेस्टर्न वर्ल्ड इसके खिलाफ खड़ी है, बात कर रही है। तो आप क्या दिखाना चाहते हैं? कुछ 2 तोपें लेना चाहते हैं रूस से, कुछ 2 जहाज लेना चाहते हैं?
पैसे तो कैश रूस देगा नहीं, कोई है हो ही नहीं। सकता। पैसे हैं सर? नहीं, इतने नहीं। नहीं डॉक्टर साहब, रूस अभी भी $640 बिलियन रिजर्व में पड़ा हुआ वो है। इसलिए रखा उन्होंने, उनको पता था पुतिन को, वो रिजर्व मुझे हमें पता है उनके जी, पास है, जी। इसलिए रखा हुआ था कि हमारे ऊपर सैंक्शंस लगनी है, हमने कैसे लड़ाई के बाद अपने आप को इसमें से लेके जाना है। डॉक्टर साहब वो और देखिए, इसी वजह से वो चाइना में जाके ओलंपिक्स में सबसे वहाँ पर खुद गया, वहाँ जाके एग्रीमेंट करके आया, और सारा ऑयल सप्लाई का और दूसरा, ताकि उसकी इकोनॉमी पे इफेक्ट ना पड़े। दिस इज व्हाट इट इज। जी। क्योंकि जितना ऑयल यूरोप लेता है, जी। जो मैंने फिगर्स जी, पढ़ी जी। हैं, देखी हैं, उतना ऑयल तो चाइना को चाहिए ही चाहिए। हाँ, वो तो चाहिए ना। नेचुरल गैस भी, अच्छा पाइप भी बन गई है। जी तो अब आप ये बताइए कि हिंदुस्तान की जो सिचुएशन है, जी जो उसके ऊपर प्रेशर पड़ रहा है वेस्टर्न वर्ल्ड का, जी हाँ जी, आज 2 बार प्राइम मिनिस्टर मीटिंगें कर चुका है अपनी कैबिनेट के साथ, जी, इंडियन बिल्कुल कैबिनेट सर, के साथ, बिल्कुल सर। हाँ जी। तो और वो क्वेड का नाम ले रहे हैं। हाँ, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया प्राइम मिनिस्टर भी कह रहा, ठीक। इंग्लैंड का प्राइम मिनिस्टर भी। ठीक। तो वहां पर अब क्या सिचुएशन? डॉक्टर साहब बड़ी सीधी सी बात है, भारत को वही करना चाहिए और शायद करेगा भी वही जो उसके इंटरेस्ट में है। भारत की अब तक जो खबरें मैंने अपने आप को अपडेट किया है, उसमें यही है कि भारतीय सरकार ने रूस से यही कहा है और उससे भी, यूक्रेन से भी कहा है कि आप इस मसले को पीसफुली हल करें। ये डिप्लोमेटिक लैंग्वेज है, लैंग्वेज ठीक है। लेकिन अब वो क्वाड के चक्कर में, अब भारत तो वहां पर रहना है ना, भारत के कोई बॉर्डर अमेरिका के साथ तो नहीं लगते ना। भारत के बॉर्डर एक तरफ चीन है, एक तरफ जैसा तैसा भी है पाकिस्तान है, और कुछ ज्यादा फासले पे रूस है। मतलब वो बॉर्डर तो नहीं लगते, लेकिन कुछ ज्यादा फासला नहीं है, वही रीजन है, एक ही रीजन है, पुराने तल्लुकात भी हैं। चाहे वो कांग्रेसों की सरकारें रही हों, चाहे बीजेपी की रही हों, तल्लुकात तो भारत के रूस के साथ बड़े अच्छे रहे। भारत को इनफैक्ट अगर किसी ने बिट्रे किया है फ्रैंकली, तो वो वेस्टर्न वर्ल्ड ने किया अब तक, ठीक है। ये एक हिस्टोरिक एक एस्पेक्ट है, ठीक है। मतलब वो जहां भी जितनी भी टेररिज्म हुई है भारत में, वेस्टर्न वर्ल्ड ने अभी रिसेंटली क्वाड में वो बना है ना, ये तो क्वाड तो कोई पुरानी हिस्ट्री नहीं है, कोई 10-12 साल की है, एक्टिव अभी हुआ है, कोई ट्रम्प साहब के ज़माने में ज़रा एक्टिव होना शुरू हुए थे। वो भी जो क्वाड है अमेरिकन इंटरेस्ट के लिए है ना ज़्यादा, उसमें भारतीय इंटरेस्ट तो बाद में आता है ना। अमेरिकन तो कभी क्वाड बनाते ही ना अगर उनका अपना इंटरेस्ट ना होता। बड़ी सीधी सी बात है। अब क्वेश्चन ये है कि अगर हमने यही सोचना है कि ये अपने इंटरेस्ट देखते हैं, Of course, मैं पूछना चाहता हूँ कौन सी कंट्री ऐसी है जो अपना इंटरेस्ट नहीं देखती? बिल्कुल। हर कंट्री अपना इंटरेस्ट देखती है, और जब इंटरेस्ट में कहीं ना कहीं खलल पड़नी शुरू होती है, जी। वहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट होती है। देखिए, हिंदुस्तान चाहता है मैं 3 ट्रिलियन से 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी जी, बनूं। ठीक है। इकोनॉमी के लिए वेस्टर्न वर्ल्ड की ही उनको ज़रूरत है, इन्वेस्टमेंट और कहीं से आनी नहीं। रशिया से तो आप हथियार ही ले सकते हो ना, और तो आपको नहीं कुछ मिलना। और बाकी ऑयल जो है वो तो ऑलरेडी दे आर हैविंग वेरी गुड रिलेशन विद दी अरब कंट्रीज, सो उनको कोई इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन इन्वेस्टमेंट की प्रॉब्लम है ना, तो इन्वेस्टमेंट तो सिर्फ वेस्ट से ही आनी है। डॉक्टर साहब उसके भी मैं आपको जवाब देता हूँ। भारत जो अब तक 3 ट्रिलियन इकॉनमी बना हुआ है, उसमें अब वेस्टर्न वर्ल्ड की तो इन्वेस्टमेंट अब कुछ आना शुरू हुई है, 2-4 सालों से। इन्वेस्टमेंट तो आ रही है। नहीं मतलब अब कोई 2-4 सालों थोड़ी बहुत आना शुरू हुई है। ये भी जैसे तैसे भी ये भारत की तमाम सरकारों की अपनी कोशिशों से, आवाम की अपनी कोशिशों से वो यहाँ तक पहुंचे हैं, ठीक है। मेरा सिर्फ ये कहने का मकसद है कि जब कभी भी भारत को वेस्ट ने अपने साथ मिलाया है तो अपने इंटरेस्ट के लिए पहले मिलाया है। भारत ये थोड़ा कह रहा है कि हम जी रूस के साथ देंगे, वो ये भारत कभी नहीं कहेगा। नहीं, वो तो चाइना में नहीं कह रहा, ठीक है। चाइना ने तो इस तरह की स्टेटमेंट एक दे दी है, लेयर आज फिर दिया। हाँ, नहीं चाइना ने तो ये स्टेटमेंट दे दी है कि भाई वेस्ट का एग्रेसिव एटीट्यूड भी इस क्राइसिस की एक वजह है। भारत ये स्टेटमेंट तो नहीं दे रहा, चाइना तो बता रहा है ना कि भाई ठीक है हम नहीं साथ देंगे, लेकिन ये जो क्राइसिस है आपकी वजह से है, ये चाइना ने कह दिया। भाई कल भी कहा है भाई आपने नेटो जो है उसको क्यों मेंबर बनाने की कोशिश ठीक किया? है। असली बात तो वही है ना, ठीक है कि हमारे आंगन में मत आओ। नहीं अच्छा, लेकिन भारत ने ये स्टेटमेंट तो नहीं दी ना।
नहीं वो तो खैर अच्छा, ये बहुत बड़ी बात है, ये बहुत बड़ी स्टेटमेंट है डॉक्टर साहब, ये बहुत बड़ी स्टेटमेंट है। जब कोई बड़ा देश इस तरह की बात करता है ना, जिस तरह चाइना ने कहा है कि भाई आपकी पॉलिसियों का ये किया धरा है, ये साफ कहा है उसकी स्पोक्स पर्सन ने, मिस होवा ने, यस्टरडे। ठीक पर है, ये तो अच्छा, ये तो मैं भी समझता हूँ कि अगर वो ये प्रॉब्लम थी जी। जी कि भाई नेटो आप हमें गारंटी दे दो कि न्यूट्रल रहेंगे, तो मैं ये इसमें प्रॉब्लम क्या थी? प्रॉब्लम सिर्फ यही थी नहीं, कि पहले मैं जरा भारत का शुरू करूंगा। ठीक, तो भारत ये तो कह नहीं रहा, और भारत बहुत उनकी इस वक्त कॉम्पिटेंट मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स है, एटलीस्ट इन द लीडरशिप ऑफ जयशंकर जी, वो इसमें कोई शक वाली बात नहीं। वो मैं गेस कर सकता हूं कि उन्होंने साफ कहा होगा कि भाई बात ये है कि हम इसी रीजन में हैं, ये बहुत बड़ा मसला है, क्वाड इसमें नहीं है बीच में। अगर क्वाड बीच में होता तो आप नेटो जो है, उस सरहदें मिली हुई हैं सारी, बैठे हुए यूक्रेन के साथ सारे नेटो के कंट्रीज, तो पहले नेटो को मोबिलाइज करो ना, क्वाड की बात तो बाद में करना। क्वाड तो भी जुमा 8 दिन की बात है, नेटो तो एक वेरी वेरी लॉन्ग एंड वेरी बिग इंस्टीट्यूशन है, तो उसको मोबिलाइज करो, क्वाड की बात बाद में करना हमसे। तो मेरा नहीं ख्याल कि अमेरिकन ये सिर्फ कॉस्मेटिक के लिए कह देंगे कि जी भारत क्वाड का ऐसा है, तो भारत को क्वाड का ऐसा को भारत के इंटरेस्ट के लिए बनाया हुआ है। वो उसमें भारत का भी इंटरेस्ट है, उनका भी है, ठीक है। लेकिन ये पॉसिबल नहीं होगा भारत के लिए कि वो मतलब किसी तरह से रशिया के खिलाफ जाए, उसके साथ नहीं खड़ा होगा, ये मुझे पता है भारत, मगर उसके खिलाफ भी नहीं जाएगा, अपना न्यूट्रल होगा, और यही होना चाहिए। देखिए अल्टीमेटली कहीं ना कहीं ऐसा टाइम आ जाता है जी कि आपको एक स्ट्रॉन्ग स्टेप लेना पड़ता है। न्यूट्रलिटी जो होती है दैट समटाइम्स डजंट वर्क। लेकिन डॉक्टर साहब वो तो बातें बात की है ना, जब कोई ऐसा कोई खौफनाक अब शुरू हाँ, मतलब जंग तो शुरू हो गई हुई है। इस मरहले पे भारत को यही करना चाहिए, इस मरहले पे, ठीक है। जब कोई आगे कोई कॉम्प्लिकेशन दुनिया में होगी तो फिर वो तेल देखो तेल की धार देखो, वो पक्की बात। इस वक्त जो भारत कर रहा है बिल्कुल ठीक कर रहा है। मतलब पाकिस्तान की इतनी खौफनाक टेररिज्म रही है, अमेरिका पाकिस्तान की मदद करता रहा है, ठीक है ना। तो मतलब ये कौन सा पॉइंट है? आप अमेरिकन जो पॉलिसीज है बेसिकली जी, वो शुरू से ही आज तक ना तो मेरे ख्याल अमेरिकन को समझ आई है कि हमने क्या करना है। वो शुरू से ही ले लो पैसे की वजह से ना, हाँ, अच्छा ले लो आप बस हमारे साथ रहो, ले लो हाँ जी। ये जो स्ट्रक्चर है ले लो वाला, ये अब दुनिया में अब हर कंट्री अपने आप को ये समझता है मेरा अहम है। ऑफ कोर्स मेरी भी होंद है, बिल्कुल होती है सर। अब हमें वो कितना ही छोटा सा कंट्री हो, नहीं सर, रिस्पेक्ट तो होनी चाहिए ना। अब ये डिपेंड करता है कि वो कंट्री अपने आप को रिसर्ट कैसे करता है। छोटे छोटे कंट्रीज हैं दुनिया में, हम देख सकते हैं जैसे जापान जो है बहुत बड़ा कंट्री तो नहीं है ना, एक सिविलाइजेशन जरूर बड़ी है, इकोनॉमी बहुत बड़ी है, ठीक है, लेकिन जापान ने अपने इंटरेस्ट में जो अपने डिसीजन किए हुए हैं वो उन्होंने अपने हिसाब से किए हुए हैं। आप ये तो खर्च नहीं, बड़ा मुल्क था, आप मोंटीनेग्रो देख लो, अभी ये छोटे छोटे मुल्क जो बने हैं, अब यूगोस्लाविया के 5 कंट्री बन गए, ठीक है ना। मोंटीनेग्रो के सिर्फ 7 लाख के करीब सिर्फ जी, ओनली 7 लाख, ठीक, तो बेहतरीन कंट्री है। हाँ, नहीं वो तो कंट्री में से कंट्री बन गए, ठीक है। नहीं वो आप उसकी बात कर यूगोस्लाविया में से, वो मैं शायद प्रोनाउंसिएट सही कर सकता हूँ या नहीं कर सकता, वो एक ऑटोनॉमी कंट्री है, मोनाको समथिंग लाइक दैट, को 18,000 लोगों की पॉपुलेशन है। वो तो मैं गया हुआ हूँ, वो फ्रेंच के ना, जी जी, वो मैं वहाँ गया हुआ हूँ। वहाँ पर आपको पता ही है कि उसकी वहाँ भी किंग है जी, बिल्कुल, वहाँ भी बड़ा, वहाँ सब मिलेनर ही रहते हैं। आपको मतलब कोई आदमी नहीं कोई मिलेगा जो मिलेनर, ओनली दोज पीपल लिव देयर, राइट, ओनली दोज पीपल कैन बाय, क्योंकि इट्स वन ऑफ द कॉस्टलीस्ट प्लेसेस। तो ऐसे ही हम छोटे छोटे कंट्री अगर हम देख लें जी, लताविया जैसे और दूसरे भी तो छोटे छोटे कंट्री बने ही है ना। जी, रशिया के बीच निकले, रशिया के बीच में से ही टूट के बने हैं। तो आफ्टर ऑल अब बेलारूस देख लो कितना बड़ा है, चलो 4 मिलियन है, हाँ, वो तो फिर भी 4 मिलियन जरा रीजनेबल है फिर भी। लेकिन ये लाटविया, एस्टोनिया, लिथुआनिया, ये सारे छोटे छोटे कंट्रीज, ये सब बाल्टिक स्टेट्स के जो कंट्रीज हैं। तो कहीं ना कहीं जाके ये प्रॉब्लम तो है। अब बनेगा क्या?
डॉक्टर साहब बनेगा ये कि ये इस तरह की जो क्राइसिस है, ये क्राइसिस है, इसमें कोई भी पार्टी प्रेडिक्ट नहीं कर पाती, चूंकि अब ये मैस शुरू हो चुका हुआ है। अब जैसे रूस ने कुछ चीजें कही हैं, अगर वो मान ली जाती हैं तो कुछ हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं, लेकिन उनमें से कई चीजें मानने वाली नहीं है, ठीक है। अच्छा, अब वो नहीं मानते तो अब तक जो 24-36 घंटे में रूस ने अब तक किया है, इस लेवल की प्रेडिक्शन तो अमेरिकन को भी नहीं पता था। कल बाइडन साहब से पूछा गया कि आप बताइए कि उनके वो क्या करेंगे और आप क्या करेंगे। उन्होंने बड़ी, मैं उनकी बॉडी लैंग्वेज देख रहा था, बाइडन साहब ने कहा कि मैं ये कह ही नहीं सकता वो क्या करेगा, यानी तो मैं तो ये कह सकता हूँ कि अब तक जो हुआ है उस पर बात करो, ठीक है। तो सर हम एक एनालिस्ट के तौर पर ये कह सकते हैं कि बनेगा क्या, वो इस पे डिपेंड करता है कि क्या एक्शन लेती हैं वर्ल्ड की ताकतें। वर्ल्ड ने ये तो एक्शन ले लिया कि भाई हम ये लगा देंगे सैंक्शंस, सैंक्शन से क्या, ठीक है। अच्छा, आज भी उन्होंने यूक्रेन के प्रेसिडेंट ने कहा है कि भाई सैंक्शंस को जरा और तेज करो, चूंकि उनको भी समझ आ गई कि भाई अब फौजें वहां कैसे पहुंचेंगी, सारे रास्ते बंद करती है। नेटो का कोई फौजी भी फ्रैंकली डॉक्टर साहब मरने के लिए तो तैयार नहीं है ना। नहीं, वो तो चलो उन्होंने तो साफ कह दिया कि हमने अब एक आदमी भी नहीं भेजना, ठीक है ना, जो होना क्योंकि उनको भी पता है कि भाई हमने ये अपने लोग मरवा के देख लिया हुआ है कि हमारे यहाँ क्या पेन होती है, हमारे माशरों में क्या प्रॉब्लम। देखो ना, हमेशा यूरोप ने सफ़र किया जी, इसलिए मैंने हिस्ट्री दी जी, कि हिस्ट्री में जब भी आप देख लो, वो हिस्ट्री में यूरोप रिमेन द सफरर। अनफॉर्चुनेटली डॉक्टर साहब सफर भी किया और पंगे भी यूरोप ने लिए ना। मतलब ये जो जंग है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की, सेकंड वर्ल्ड वॉर की, कोई चीन और इंडिया से शुरू तो नहीं हुई थी ना। नहीं, दैट इज ठीक फाइन, है। जब लेकिन मैं वैसे बात कर रहा हूँ जब पंगा आप लेंगे, ठीक है, सफर बहुत किया उन्होंने। नहीं तो डॉक्टर साहब फिर मतलब समझदार लोग हैं, अकल करनी चाहिए ना कि भाई समझदार होते तो फिर ठीक है, हेटर थोड़ा पैदा होता। फिर इसका मतलब ये है कि इंडिया, चीन, ये सब मुआशरे तो अच्छे रहे ना इन्होंने कॉलोनियल पावर बने बेचारे, ठीक है, और ना इन्होंने कोई जंगें शुरू की बड़ी, ठीक है, हमें ये तो फिर मानना पड़ेगा ना। तो अब अगर इतने बड़े बड़े पंगे, अब भी ये बदकिस्मती से ये जो पंगा है ये भी तो यूरोप का ही पंगा है ना। यूरो एशिया इधर रूस है और वो यूक्रेन ईस्टर्न यूरोप है। इसके पीछे मैं ये एक हैरान हूँ कि इसके पीछे कौन सी फिलॉसफी है कि हमारे नेशन जो है जी, अगर हम ज्वाइन करना चाहते हैं नेटो तो हम कर सकते हैं, ये हमारा राइट है। आप रशिया हमारा राइट नहीं छीन सकता। वेयर एज सब मजबूरियाँ हो जाती हैं जहाँ पर आपको न्यूट्रल प्लेस बनानी पड़ती हैं, न्यूट्रल कंट्रीज बनाने पड़ते हैं। तो उसमें मैं समझता हूँ कि इतना बड़ा क्या प्रॉब्लम थी इनको वेस्टर्न वर्ल्ड को कि नहीं जी नहीं, अगर वो चाहता है नेटो का मेंबर बनना तो वो बन सकता है, रशिया कौन होता है। ये कौन सी अकड़ वाली बात थी। थोपना है ना अपना, अपना निज़ाम थोपना है, सीधी सी बात है, इम्पोज करना है, ठीक है। अब मुझे डॉक्टर साहब याद है तकरीबन 30 साल पहले मैं यूक्रेन गया, ठीक है, यही शहरों में कीव में गया, ओडिशा में गया, और मैं यहाँ से रशिया से गया था। मेरे पास रशिया का पासपोर्ट था, और सॉरी रशिया का, माफी चाहता हूँ, पासपोर्ट तो नहीं था, पासपोर्ट तो पाकिस्तान का था, वीज़ा था, मल्टीपल एंट्री वीज़ा था, सेंट्रल एशिया के कंट्रीज़ के मल्टीपल एंट्री वीज़ा थे। वो एक उस ज़माने में एक होता था CS समथिंग लाइक दैट, मुझे भूल रहा है उसका, वही वीज़ा मेरा यूक्रेन में काम आया। मुझे यूक्रेन में वीज़ा नहीं लेना पड़ा, हो सकता बाद में शुरू हो गया, मैं 30 साल की बात करता हूँ, ये सोवियत यूनियन टूटने के 2 साल बाद की ये बात है। मुझे कोई फ़र्क ही नहीं लगा कि मैं रूस में फिर रहा हूँ, यूक्रेन में फिर रहा हूँ। यूक्रेन ज़रा ज़्यादा खूबसूरत लगा मुझे, बोल ठीक है नहीं, कोई मतलब अच्छा रूसी भी थे, यूक्रेनियन भी थे, सब एक ही फैमिली की तरह रहते थे। हाँ, मुझे उस वक्त भी पता था, उस वक्त भी थोड़ी बहुत टेंशन जो कुछ इलाकों में क्रीमिया और इस तरह के जो भी कुछ साल पहले रूस ने लग किया, वो थी एथनिक कम्युनिटी। अभी ये जो ईस्टर्न यूक्रेन के ये लमास्क और ये जो इलाके हैं, हाँ मैं कभी गया नहीं इसलिए मैं नाम मेरे मुंह पे नहीं चढ़ रहा, तो इन इलाकों में वो रूसी वहाँ पे काफी हैं, और वो 40% है जी, ठीक है। और इस रीजन को ना डॉनबैस रीजन कहते हैं। हाँ, 40% रशियंस हैं, ठीक है। अच्छा, अब मैं उस तरफ तो नहीं किया, इवन डॉक्टर साहब यूक्रेन के जिन शहरों में मैं ओडिशा
और कीव में गया था, तो वहाँ पर भी मुझे थोड़ी बहुत रशियन आती थी, हर कोई समझता था। रशियन वाले लैंग्वेज, ठीक है, नहीं यूक्रेनियन, वो बोलते यूक्रेनियन ही थे, वो कहते थे कि ये हमारी यूक्रेनियन है, लेकिन डायलेक्ट और बहुत सारी वर्डिंग, ग्रामर वो एक। अच्छा डॉक्टर साहब, ये सारे के सारे जो इलाके हैं ईस्टर्न यूरोप के, बेशतर इलाके ये स्लाविक हैं, रशियन भी स्लाविक हैं, राइट, यूक्रेनियन भी स्लाविक के ट्राइब हैं, ठीक है, सर्बिया वाले भी हैं, क्रोएशिया वाले भी हैं, हाँ ठीक है, इवन पोलैंड में पोलिश की जो पोलिश लैंग्वेज, वहाँ मैं गया हूँ वारसा वगैरह में 19 सालों में, तो मेरी रूसी चलती थी, जो पोलिश होते थे वो समझते थे मैं क्या कह रहा हूँ, ठीक है। तो मतलब जब ये इस तरह की भाईचारा था सिर्फ 30 साल पहले, ठीक है, ये एक ही तरह के थे, शादियां इनकी आपस में हुई, तब पुतीन नहीं था ना, ठीक है, नहीं पुतीन तो केजीबी में थे, नहीं मतलब तब वो उसकी अच्छा, अभी नहीं मैं आपको थोड़ा उसके बाद का बताता हूँ। नजर नहीं ना आई थी इस पर। 22 साल बाद, जब मतलब 22 साल पहले जब पुतीन आए हैं, तब भी पुतीन साहब के दौरे होते थे वहां पे। जो पहला क्राइसिस रशिया वर्सेस वेस्ट शुरू होता है, वो 2 प्रेसिडेंट के इलेक्शन में शुरू होता है। फ्रैंकली उसमें भी वेस्ट ही इन्वॉल्व था ना, एक प्रो वेस्टर्न का था सदर, एक प्रो रशिया का सदर था, ये था वो टर्निंग पॉइंट। ये तो यूक्रेन में जो मैं यूक्रेन की बात कर रहा हूं, जब ये यूक्रेन में 2 प्रेसिडेंट एक ही नाम के आते हैं, हाँ राइट, ठीक है, और उनकी लड़ाई शुरू होती है, वहां से दुनिया को पता चलता है कि भाई कि ये मुआशरा डिवाइडेड, रशिया क्या चाहता है, डिवाइडेड है। अब अगर कोई, अच्छा, लेकिन फ्रैंकली रशिया की जो वहां पे हेरिटेज है या जो उनके साथ कल्चरल बॉन्डेज है, वो तो सदियों पुरानी है। वेस्टर्न वर्ल्ड का जो यहां पे निजाम गया है, वो तो रीसेंट निजाम गया है ना वहां पे। ताहिर साहब जी, इसमें कोई शक नहीं है कि रशिया इज इन ए पोजीशन टू इंस्टॉल हिज ओन मैन राइट, इन यूक्रेन। उसके बाद ये बताओ कि गुरिल्ला वार होगी या नहीं होगी। बुनियादी तौर पर पीसफुल लोग हैं, यूक्रेनियन बहुत अपसेट हैं रशियन से। वेस्ट का मकसद पूरा हो गया कि जो कि डिवीजन थी वो डीप हो जाए, ठीक है ना। फ्रैंकली इसमें कोई मुझे कहने में हिचकिचाहट नहीं है, ताकि ये मामला जो है ना ये बढ़े आगे चल के। और रशिया के ऊपर हम एक, जैसे एक रूट सा एक एक्सप्रेशन हमारे हिंदी उर्दू का, रशिया के ऊपर हम आलू रखते हैं, ठीक है। रशिया वैसे ही डिक्टेटरशिप में है, ठीक है, या तो हो ना कि वो कोई डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर में हो, राइट, ठीक है। वेस्ट ने ना तो वहां कोई आदमी भेजना है लड़ने मरने के लिए, ठीक है। अब वो डिवीजन डीप हो गई है या कर दी गई है डिवीजन। उस डिवीजन की वजह से अब जो रूस ने जहां हरकत की है, वो एग्रेशन तो घटिया है ना, उसकी वजह से यूक्रेनियन के दिल और खट्टे हो गए हैं, पहले ही खट्टे थे। अब वो जो यूक्रेनियन जो चाहते थे कि अमन रहे, कोई बात नहीं, यूक्रेनियन समझते थे कि यार इसमें वेस्ट रशिया दोनों ही हमारे कंट्री में मैच कर रहे हैं, तो चलें कोई नहीं, इग्नोर करते हैं, अपना काम करते हैं। लेकिन अब चूंकि अटैक कर दिया है, अगर कीव पे जैसा कि लगता है कि अगर वो कब्जा कर लेते हैं अपनी गवर्नमेंट, जैसा कि आपका बुनियादी सवाल है, बाहर उठा लेते हैं, ठीक है ना, तो डॉक्टर साहब उसके बाद तो यूक्रेनियन जो है वो उनके दिल और खट्टे हो जाएंगे ना रूसियों के लिए। तो वो जो डिवीजन है जिसको ताकतें क्रिएट करना चाहती थी, वो और डीप हो गई है। अब आपका बुनियादी सवाल कि गुरिल्ला वार होगी कि नहीं होगी, अब सदर ज़ेलेंस्की ने ये कहा है कि भाई मैं 18,000 के करीब बंदूकें देने को तैयार हूँ, मतलब देना शुरू कर दी। एक्चुअली जो अभी थोड़ी देर पहले मैं सुन रहा था रेडियो आते हुए स्टूडियो, तो उन्होंने बंदूकें देना शुरू कर दी हैं। तो क्या मतलब है, ठीक है, दैट इज फाइन, बंदूकें तो दे दो, हथियार दे दो। क्वेश्चन ये है कि विल होनी चाहिए गुरिल्ला वार लड़ने के लिए और मरने के लिए। डॉक्टर साहब बात यह है कि यूक्रेनियन अब बेचारे जो हैं वो बहुत एनलाइटेंड लोग हैं, वो मासूम अफगानों की तरह तो है नहीं है। मैं मासूम अफगान कहूँगा, जिस तरह मासूम अफगानों को मारा गया है रूस की और वेस्टर्न वर्ल्ड की जो बैटल फील्ड में, वो गरीब अवाम थे ना, तो उनकी कोई सोचता नहीं है।
जिस तरह ड्रोन हमले किए गए, ये टेररिस्ट बैठे हुए हैं, वो 40 बेचारे लोग शादी खा रहे होते थे बच्चे, ठीक है ना। अच्छा, अब वहां पे तो वहां से तो खबर भी नहीं आती थी, सोशल मीडिया भी अभी भी आया। यूक्रेन तो बहुत एनलाइटेंड सोसाइटी है। अब यूक्रेनियन सोचेंगे कि भाई हमें गुरिल्ला वार करके क्या हम रूस से पीछा छुड़ा सकते हैं। गुरिल्ला वार का तो डॉक्टर साहब ये फायदा होता है ना कि ये निकल जाए, ऐसा तो होगा नहीं, रूस एक पावर है और दे नो हाउ टू फाइट गुरिल्ला वार, ठीक है ना। अच्छा, और फिर यूक्रेनियन को ये भी समझाएगी कि वेस्ट में असला तो दे रहा है, कहीं ना कहीं से कोई ना कोई इमदाद आ रही है, स्मगल होके आ रही है, पोलैंड के बॉर्डर से आ जाएगी। जो कंट्री सार लगते हैं, 8-9 कंट्री तो सार लगते हैं, छोटे और बड़े साइज के, अगर आ जाती है तो मरना तो बेचारे उन्होंने है ना। बिल्कुल वही मेरा था ना, मतलब ठीक है ना जी। मरने अच्छा, के लिए अब तैयार वो होना पड़ता है। अपनी देश को, अपनी धरती को बचाने के लिए वो गुरिल्ला वार करके, वो जो फैज अहमद फैज का एक मिसरा है, वो जो तरीक राहों में मारे गए, ये तरीक राहें हैं जिसमें हासिल रसूल कुछ नहीं है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन तब आएगा जब चीजें हद से ज्यादा बढ़ जाएंगी। अभी तो यूक्रेनियन मुल्क छोड़ेंगे और रूस उनको रोकेगा नहीं मुल्क छोड़ने से। जितना यूक्रेनियन वहां से निकलेगा उतने अपने आदमी वहां बैठा देगा, ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी जो रूसी लोग हैं वो यूक्रेन में मौजूद है, ठीक है। उनको की पोस्ट दे दी जाएंगी, उनको फिलहाल वो चाहेगा कहाँ जी निकले आप, ठीक है। और कनाडा के प्राइम मिनिस्टर ने ये कह दिया कि हमारे बॉर्डर सारे खुले हैं, जितने आना वेलकम, वो तो खोलने चाहिए, वो तो खोलने चाहिए, जितने आना चाहे आए, वो तो खोलने चाहिए जी, वो तो खोलने चाहिए। वो कर दिया आज। हाँ, नहीं ये इनको पूरी दुनिया को करना चाहिए कि भाई आ जाए। लेकिन उसका डॉक्टर नतीजा क्या होगा? जितना यूक्रेनियन निकलेगा रूस के पंजे और मजबूत होंगे। अच्छा, वेस्टर्न वर्ल्ड वहां पे, वेस्टर्न वर्ल्ड की मुझे डॉक्टर साहब ये लगता है पॉलिसी और रियलिस्टिक भी है कि ये बंदे तो मरवाना अफोर्ड नहीं कर सकते, ये वहां नहीं जाएंगे, ये रूस पे फाइनेंशियल सैंक्शंस लगाएंगे लोग। उससे कितना फर्क पड़ेगा? ये एक इंटरेस्टिंग बात है, ठीक है। अब ये जो जंग है डॉक्टर साहब, मैंने पीछे अभी कहा था कि ये नर्व्स की जंग है कि व्लादिमीर पुतिन इसमें कितना कामयाब होते हैं और वेस्ट कितना कामयाब होता है। अब व्लादिमीर पुतिन को अपना जो असर रसूख है वो मिलेगा चाइना से, क्योंकि चाइना धीरे धीरे देखेगा कि वेस्टर्न वर्ल्ड ने ये कह रहा है ना कि हम चाइना से भी तंग हैं, तो चाइना से ज़रा ज़्यादा तंग हुए। देखिए ख़तरा इसमें क्या है, अगर ये रूस कामयाब हो जाता है, जो कुछ उसका प्लान है पपेट गवर्नमेंट बिठाने में, जो कि मुझे लगता है हो जाएगा काम, हो जाना, ठीक है ना, क्योंकि उसमें कोई और रेजिस्टेंस नहीं है ना डॉक्टर साहब। राइट। फिर वो कहेगा कि ये तो बड़ा अच्छा मॉडल है, चीन कहेगा ज़रा ताइवान की तरफ मैं जाऊँ, ताइवान की तरफ तो उसने चले ही जाना, ठीक है डॉक्टर साहब। नहीं, वो मौका मिल जाता है ना, अभी तो वो हांगकांग उसने संभाला है, वो एक प्रेसिडेंट सेट हो जाता है ना रीजन में कि भाई इन्होंने, भाई वेस्ट वर्ल्ड ने तो आगे लड़ना नहीं, उन्होंने कहा इन्होंने तो सैंक्शन ही लगानी है ना, तो चलो ज़रा अपने इर्द गिर्द के जो कंट्रीज हैं ज़रा एक स्टेप रूस ने लिया है, एक ज़रा मैं भी लेके दिखाऊं। अभी तो नहीं, पर 1-2 साल वही क्योंकि वो तो सारा तेल देखो, तेल की दहाड़ देखो के मुताबिक डॉक्टर साहब ये भी तो कोशिश करेंगे ना वेस्टर्न वर्ल्ड वाले कि पुतिन साहब का इस पत्ता साफ किया जाए, राइट, ठीक है ना। तो ये वही नर्व्स की खेल है पूरी की पूरी, अनफॉर्चुनेटली। हाँ, लेकिन उसमें जो आम आदमी मारा जा रहा है उसका मुझे बहुत डॉक्टर साहब अफसोस ये तो बहुत ही दुख वाली बात है ना कि ये एक नई कोल्ड वॉर शुरू नहीं हुई, ये एक्चुअली हॉट वॉर शुरू हुई है। इट्स वेरी सैड। कोल्ड वॉर इज अ डिफरेंट, वो भी बड़ी खतरनाक होती है, ये एक हॉट वॉर शुरू हो चुकी है। मैं अपने दर्शकों को ये बता दूं कि tag.info/donate पे आप जाके डोनेट कर सकते हैं। और भी कई तरीके हैं, मैं कहूँगा ताहिर जी को, क्योंकि इनको ज़बानी याद है, मुझे नहीं याद, भी जो तरीके हैं, किस तरीके से हमारे दर्शक जो हैं वो कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, वो आप ज़रा बता दें। डॉक्टर साहब इससे पहले कि हम चंद सवालात लें, कुछ क्वेश्चंस भी आ रहे हैं ना हमें। हाँ, पर ये लेकिन मैं आपको बता दो। मैं वही उन क्वेश्चंस को लेने से पहले डॉक्टर साहब ने जो मुझे दावत दी कि मैं बताऊं, आपको पहले भी बताता रहता हूं कि आप हमारी वेबसाइट पे जाइए, इसके साथ साथ जो हमारा यही यूट्यूब का चैनल है, इसके राइट हैंड पे
डोनेट का बटन लगा, आप क्लिक करेंगे तो आप हमें क्रेडिट कार्ड के ज़रिए, पैट्रियन के ज़रिए और जो पेपॉल के ज़रिए कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। उसमें paypal.me/tagtv इंटरनेशनल है हमारा पेपॉल का जो लिंक है, और आपका जो कंट्रीब्यूशन आता है ये हमारे सर्वाइवल के लिए इम्पॉर्टेंट है। उससे हमारा जो नैरेटिव बहुत डिफरेंट नैरेटिव है, आप भी महसूस करते हैं और हम भी महसूस करते हैं कि हम बहुत रियलिस्टिक नैरेटिव देते हैं, वो और आगे बढ़ने में मदद मिलेगी। हम आपके शुक्रगुजार होंगे। डॉक्टर साहब, आपकी इजाज़त से क्वेश्चन लेना शुरू करते हैं। शुरू करते हैं जी। इंडियन ब्यूटीफुल रिएक्शन, यूक्रेन सरेंडर करेगा क्या? जी डॉक्टर साहब। देखिए, सरेंडर करने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। सरेंडर वहाँ किया जाता है जहाँ पर कोई मुकाबला हो, फाइट हो रही हो। यहाँ पर फाइट ही नहीं है। यहाँ पर रशिया का बहुत अपर हैंड है। मैं तो ये समझता हूँ, मेरा अपना ये ख्याल है कि इन द नेक्स्ट 7 days Russia will be able to capture the capital of Ukraine, capture Kyiv and other important places, and they will be able to establish their own man. If not now, maybe in another 2 weeks. So वो बचने का तो कोई ताल्लुक ही नहीं है, क्योंकि वेस्टर्न वर्ल्ड ने हाथ जो है वो उठा दिए कि लो जी, आपने जो इसको लेना ले जाओ। हाँ, हमने नहीं लड़ना। डॉक्टर साहब, ये मैं थोड़ी सी बात करूंगा, ये तो ज़रा बड़ी है ना। मुझे वो वाकया याद है कि क्रीमिया कितनी सहूलत से रूस ने लाग किया था। कितना वो ओवरनाइट, तब कितने बयान दिए थे, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। 2014 से लेकर आज तक कुछ नहीं हुआ। वो ओवरनाइट किया, उसमें तो इतना बड़ा ऑपरेशन भी नहीं किया उन्हें वो जरूरत ही नहीं पड़ी। ठीक है, फौजें गई। यहाँ भी देख लेना आप, 2 दिन पहले, इस एक्शन से 1 दिन पहले उन्होंने वो डनबास के जो इलाके हैं उसके इंडिपेंडेंस का अपनी पार्लियामेंट में ऐलान कर दिया। चलो भाई, बिल्कुल ठीक है ना जी। और उनके लीडरों को वहां जाने की भी जरूरत नहीं पड़ी। यूक्रेन में अपनी पार्लियामेंट में बैठ के मॉस्को में कह दिया, और उनके लीडर वहां बुला के उनको कह दिया, आपको फौजें चाहिए, ले लो। तो ये है ग्राउंड रियलिटी। रेजिस्टेंस नहीं है, सरेंडर करने की बात क्या होगी। जी, अगला क्वेश्चन। रेड चिली, व्हाट इज इफेक्ट ऑफ रशिया यूक्रेन वॉर ऑन पाकिस्तान? मुझे हंसी आ जाती है इस इशू पे। विल इंडिया डू सेम एज रशिया एंड इन्वेड पाकिस्तान और एटलीस्ट पीओके? अच्छा, ये दूसरा भी आंसर वाला क्वेश्चन है। समटाइम्स हमारे जो दर्शक है ना, बड़े इंटरेस्टिंग सवाल करते हैं। देखिए, आज के ज़माने में कोई किसी को इन्वेड नहीं कर सकता, एंड इंडिया इज़ नॉट रशिया। रशिया के हालात डिफरेंट हैं जी। नंबर 1, इंडिया हैज़ इट्स ओन पीसफुल उनकी पॉलिसी है। दे विल नेवर अटैक एनीवन। ये जो जोश होता है ना जी, ये समटाइम मुझे लगता है कि ये इतना जोश भी नहीं होना चाहिए जी। कि कंट्री के साथ लड़ा दो। हाँ, वो डॉक्टर साहब मैं भी थोड़ा सा ऐड करता हूँ। उन्होंने पूछा पाकिस्तान पे क्या इफेक्ट होगा। पाकिस्तान पे क्या इफेक्ट होना है? खान साहब वहाँ गए थे और उनकी जो बॉडी लैंग्वेज व्लादिमीर पुतिन के साथ जिस तरह बैठे हुए थे, वो इतने सीरियस थे कि व्लादिमीर पुतिन वाज सो ऑक्युपाइड इन सो मेनी अदर थिंग्स। उसका तो दिमाग चल रहा था वो नो, ठीक है नहीं, कहीं और। वो एक कॉस्मेटिक मीटिंग थी, उसमें मारे गए खान साहब और पाकिस्तान। अच्छा, उसमें जो खतरनाक अभी इतलात आ रही हैं, जो पाकिस्तानी स्टूडेंट है, जो सुना है कोई चंद हजार हैं यूक्रेन में, उनको यूक्रेनियन, मुझे आज सुबह बहुत सारे पैगाम आता है, एक दोस्त का जो वहाँ रहता है, डॉक्टर साहब, उसका पैगाम आया, उनको यूक्रेनियन बहुत ज़्यादा ग्रिल कर रहे हैं और तंज का निशाना बनाए हुए हैं कि शर्म करो कि हमारे ऊपर हमला हुआ और तुम्हारा प्रेसिडेंट, तुम्हारा प्राइम मिनिस्टर उधर बैठा हुआ था। दुनिया का कोई वहाँ पे आदमी नहीं था रशिया में, ना कुछ हफ्ते पहले गया, चूंकि दुनिया जानती है, ना ही कुछ हफ्ते बाद तक कोई जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर कोई गया है तो मिस्टर इमरान खान गया है। तो वो बेचारे, जो मैं तो सिर्फ उन स्टूडेंट्स की बात कर रहा हूँ कि वो उन गरीबों का क्या कसूर है। चलो, अच्छा, कहीं ना कहीं लीडर्स की वजह से कंट्री को सफर करना पड़ता है। अब आपने यही सवाल इंडिया के बारे में पूछा, तो इंडिया को मैंने अभी पीछे, और डॉक्टर साहब ने जो वजाहत की, इंडिया को कोई से फर्क नहीं पड़ेगा, चूंकि इंडिया कोई पोजीशन नहीं ले रहा, चूंकि इस वक्त पोजीशन लेना बनता ही नहीं है। वो बात क्या लाते हैं कि फिर किस तरह देखेंगे। हाँ, वो बनते, चूंकि इंडिया को अपना यही है कि भाई अमन होना चाहिए, और वो रूस के साथ कोई प्यार की पींगे तो नहीं बढ़ा रहे। ठीक है, वो कोई व्लादिमीर पुतिन के पास मोदी जी तो नहीं मिलने गए, वो तो अपील कर रहे हैं बार बार कि हाँ भाई, अब व्लादिमीर पुतिन साहब आप बातचीत करो, बातचीत से इसको सॉल्व करो। या तो ना मोदी साहब वहां गए होते, वो तो ऐसा कभी नहीं। मोदी साहब ने 2 बार फोन किया और एक ही मैसेज दिया राइट कि नेगोशिएशंस।
दैट्स द Nothing बेस्ट। आज मैंने देखा है व्लादिमीर पुतिन ने भी ट्वीट किया है कि मेरी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी से बात हुई है, बस इतना ट्वीट है कि आई हैव स्पोकन टू प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, दैट्स ऑल। कोई उसमें क्या बात हुई है कुछ नहीं उन्होंने बताया। नहीं, वो तो ठीक है ना जी। तो आपने वो जो आखिरी जो सवाल है कि वो जो पीओके पे इसी तरह करके किया जाए तो वो मेरा ख्याल है कि उसकी ज़रूरत नहीं है, ना भारत का ये स्टाइल है। अगर ये भारत ने करना होता तो वो एक कंट्री को आज़ाद करवाया था, बांग्लादेश को, तो उसको आज़ाद करा के अलग देश ना बनाते। हाँ, यहाँ पर फौजें लाहौर तक पहुंच गई थी। ठीक है ना। तो 71 में वो इतना मतलब उनके लिए अगर उनके पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो अपॉर्चुनिटी थी उस वक्त, गोल्डन अपॉर्चुनिटी। 71 में लाहौर से 10 किलोमीटर बाहर थे। राइट। हाँ जी, लेकिन दैट इज नॉट द वे इंडियन थिंग्स। राइट। और वाकई इस चीज़ में जिस साथी ने ये सवाल किया, इसमें मेरी और डॉक्टर साहब की दिली ख्वाहिश क्या है उसको ज़रा भूल जाएं, लेकिन हम तो ग्राउंड रियलिटीज़ बता रहे हैं। जी, अगला क्वेश्चन लेते हैं। संजीव साहब ने डॉक्टर साहब क्या कहा है? यूक्रेन took consistent anti-India position at UN, voted for UNSC sanctions against India after 1998 nuclear tests, pushed for UN intervention on Kashmir after abrogation of Article 370. देखिए, उस वक्त प्रो रशियन प्रेसिडेंट थे वहाँ पर, और रशिया की जैसे जैसे पॉलिसी होती थी उस तरीके से मेरा अपना मतलब ख्याल है कि उस तरीके से वो जो प्रेसिडेंट थे। नहीं डॉक्टर साहब, अभी तो यही था प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की ही था। नहीं, ये जो अभी हुआ है ना कश्मीर के आर्टिकल पे, 370 जो है जी, वो 2 साल पहले हुआ है। हाँ जी, वो वही। तो तब जेलेंस्की को तो वो तो एक प्ले बॉय है ना, उसको वो तो प्ले करना जानता है या प्रोग्राम करने जानता है। नहीं, मैं इसमें डॉक्टर साहब डिफरेंट टेक रखता हूँ। 1998 की तो मुझे रिकॉल करना पड़ेगा, तब क्या सूरत हाल थी, लेकिन ये रिसेंट सूरत हाल मुझे पर याद है, ये जो हुआ है। ठीक है, इसमें यूक्रेन ने ऐसा ही पोजीशन ली थी। ऑफ कोर्स मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से वो गलत पोजीशन थी, नहीं लेनी चाहिए थी। ठीक है, ली थी उन्होंने ये पोजीशन, मगर उसकी वजह से भारत और यूक्रेन के तल्लुकात बहुत ख़राब नहीं हुए थे। आज 20,000 स्टूडेंट है जी यूक्रेन में। ठीक है ना जी, हमारा जी 20,000 स्टूडेंट। हाँ, वो भी यूक्रेन को फायदा है क्योंकि स्टूडेंट जो जहां भी जाएगा वो पैसे खर्च करेगा, पैसे खर्च करेगा। ठीक है ना, और वो इकोनॉमी को बूस्ट करेगा। ठीक, तो यूक्रेन के और भारत के अदरवाइज तल्लुकात ठीक ही हैं, रीजनेबल थे, लेकिन रूस के साथ भी बहुत रीजनेबल थे और हैं। ठीक, रूस के साथ तो आप कह सकते हो फ्रेंडली। हाँ, लेकिन रूस को प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने जो 2 बार फोन पे यही कहा है कि इस मसले को बातचीत से हल करें, तो ये एक बहुत ही प्रिंसिपल्ड स्टैंड है। ठीक है, इसको अप्रिशिएट करना चाहिए। तो बाकी जो उन्होंने किया था, अगर रिसेंट में बात करूं, 98 की तो मुझे रिकॉल करनी पड़ेगी, अगर मैं रिसेंट बात करूं तो वो पोजीशन ऐसी थी जिससे हम एग्री नहीं करते। बेसिकली क्या है कि जो जेलेंस्की है ना जी, इस वक्त प्रेसिडेंट जी, ये वेस्ट को खुश करने में लगा हुआ था और वेस्ट के साथ ये हाथ खड़े करता था जी, जी, नॉट फॉर एनीथिंग एल्स, क्योंकि उसको अपनी तो पॉलिसी है नहीं थी कोई, एंड ही वांटेड कि मुझे पैसा मिल जाएगा जी, मैं नाटो का मेंबर एकदम बना देंगे। 3 साल में नाटो का मेंबर नहीं उन्होंने बनाया। डॉक्टर साहब देखिए ना, अगर यूक्रेन बहुत अच्छे लोग हैं, मैं ज़ाती तौर पर ऑब्जर्व किया है, बहुत कमाल के लोग, लेकिन उनके यहाँ करप्शन और डेमोक्रेसी ड्रामे वाली हमेशा से चल रही है। खुद सोसाइटी स्टेबल नहीं थी ना, बदकिस्मती से। और वो जो उसका स्टेबल ना होना, एक तो उनके अपने अंदर के जो इंटरनल मामला थे उनकी वजह से नहीं थी, दूसरा फिर वेस्ट का और रशिया का, दोनों का जो प्रॉक्सी वॉर का सिलसिला चल रहा है, उसने और डिस्टेबलाइज किया। अब ये जो मैंने अभी डॉक्टर साहब बात की, ये डिविसिवनेस जो और बनी है, इसमें कौन रिस्पॉन्सिबल है? ठीक है, दोनों पार्टियां, बिल्कुल। जी, एक चंद एक सवाल और लेते हैं। Will this encourage China to take Taiwan and impact? I think हमने अभी बात की थी ताइवान के बारे में जी, ताहिर साहब ने भी ये इशू रेज किया था कि yes, China can do it, may not be right way at this moment, क्योंकि at this time they are busy in their own affairs, लेकिन आने वाले टाइम के ऊपर देखिए, ताइवान के बारे में चाइना इज वेरी क्लियर ताहिर साहब कि इट इज़ अ पार्ट ऑफ चाइना, और वर्ल्ड ने भी एक्सेप्ट किया हुआ। मजे की बात ये है
कि वर्ल्ड ने भी एक्सेप्ट किया हुआ कि यस ताइवान इज अ पार्ट ऑफ, इसलिए वहाँ पर कोई एम्बेसी है नहीं, कोई कुछ नहीं है. सो लेट अस सी व्हाट हैपेंस. आप जी जी, कपल मोर क्वेश्चन में भी, क्या ये आई ओपनर घटना है for the countries which over rely on US. It seems Western won't go beyond NATO boundaries to support anybody. मुझे तो शक पड़ता है डॉक्टर साहब कि नेटो की बाउंड्रीज में भी या वेस्ट जाएगा कि नहीं जाएगा. देखिए वेस्ट का अगर तो आप रशिया की बात करते हो जी. नहीं सॉरी, अमेरिका की बात करते हो जो मेंबर है नेटो का, टर्की की बात करते हो जो मेंबर है नेटो का, कनाडा की बात करते हो, ये कंट्री बहुत दूर बैठे हुए हैं. टर्की जो है वो यूरोप का एक हिस्सा है, वो तो साथ है. अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या ये कंट्रीज न्यूक्लियर वार के लिए तैयार हैं या नहीं. कोई किसी को भी तैयार नहीं होना चाहिए. वही कहना, ये बड़ी खतरनाक नहीं, मतलब वार का मतलब है न्यूक्लियर. जी. ये अब वार, देखिए वार अब होगी दो किस्म की जी. एक तो स्पेस वार है जी. और एक साइबर वार है. साइबर वॉर, फाइनेंशियल वॉर, वो उसी में साथ में ठीक है ना. ये दो हैं. इसके लिए वेस्ट तैयारी कर रहा है. पता नहीं तैयार है कि नहीं है, पता चलेगा अब ये सैंक्शन लगाने के बाद. फ्रैंकली मैं आपको बताता हूँ, सैंक्शन तो लग गई हैं, लेकिन इनके जो रिजल्ट्स आएंगे उसके बाद हमें पता चलेगा. ये वैसे पहली बार हुआ है ताहिर साहब जी कि वेस्ट सारे के सारे ने बड़ी अच्छी तरह अपने हैंड्स ज्वाइन किए हाँ जी ऑन रशिया के इशू हाँ, के ऊपर, लेकिन पता नहीं अब सैंक्शंस के ऊपर. हाँ, तेल और गैस पे कितने के हैंड ज्वाइन रहते हैं, अभी आगे जाके पता चलेगा. ये वो उन्होंने अरब कंट्रीज ने, खास करके कतार ने, तो उन्होंने कहा कि नेचुरल गैस की आप चिंता मत करो, राइट, जितनी आपको चाहिए हम देंगे. हाँ. क्योंकि जो अरब वर्ल्ड है जी. वो वेस्टर्न वर्ल्ड से तो नहीं ना लड़ सकता. नहीं लड़न, वो तो इंटरेस्टेड नहीं, वो इंटरेस्ट उनका जो है वो क्लियर उनके साथ है. पहली तो बात है कि अरब कंट्रीज जितने हैं, खासतौर पर ये जो अमीर गल्फ स्टेट्स हैं, इनकी सारी रजीम जो है ना, वो अमेरिका उनको सिक्योरिटी फराहम करता है, सीधी सी. राइट. ठीक है, कोई भी इंटरनेशनल इशू होगा तो उसमें सिक्योरिटी देगा. जी, 2 सवाल और ले लेते हैं अगर है तो हमारे पास. और जी, रिएक्टर स्केल फॉर फन. सर इस एपिसोड में तालिबान कहाँ स्टैंड करता है? लो, ये भी हंसी वाला क्वेश्चन है डॉक्टर साहब. वो बेचारे अपने ही पाँव पे स्टैंड नहीं खड़ पाते. वो आ भी नहीं रहे तो ठीक, वो तो आप खुद से कह रहे हैं कि हमें कोई 20 मिलियन दे दो यहाँ से, कोई 40 मिलियन वहाँ से दे दो. बहुत बुरा हाल है, दुख होता है. अफगानिस्तान में जो आम जनता है ना, वो भूख से मर रही है डॉक्टर साहब. गरीबी से भी गरीबी अगर देखनी हो ना तो वो अफगानिस्तान में है बहुत. और तालिबान के आने के बाद तो और भी ज्यादा, क्योंकि पूरी दुनिया ने लगा दिया ना, हालात खराब हो गए. हाँ, सैंक्शन अभी तक देखिए, अनसीन के अभी तक उसको रिकॉग्नाइज नहीं किया जी तालिबान की गवर्नमेंट को. उनके जितने एम्बेसडर हैं ना, जहाँ कनाडा में भी, इंडिया में भी जितने एम्बेसडर हैं अफगानिस्तान की, वो आज भी तालिबान के खिलाफ हैं. उनकी सरकार, इन्हें पता ही नहीं है कि यूं लगता है कि अशरफ गनी की सरकार है. जो मतलब आप एम्बेसडर से बात कर लें कनाडा में जो इनके हैं, या इंडिया में मैं एम्बेसडर साहब से मिलकर आया, नेशन में जो बैठा हुआ है. जी, मैं इंडिया में एम्बेसडर साहब के साथ लंच किया मैंने, जो अफगानिस्तान के भी दिसंबर में. तो मैंने पूछा, मैंने कहा मेरा ये ख्याल था कि आप सरकार के हैं. सरकार तो वो चली गई जिसकी आप बात कर रहे हैं. तो आखिरी सवाल लेते हैं. राहुल साहब पुराने हमारे साथी हैं. ट्रम्प वांटेड टू कट फंड ऑफ नेटो एंड अंडर बाइडन false hope was given to Ukraine, and now arm industry of US will get lots of order. Is that what US wanted all along? Benefit to US and all blame on Russia. देखिए राहुल साहब, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. मुझे इसका जवाब इन्हीं 2-3 दिन में ज़रा अच्छा मिला है अपने दोस्त कामरान साहब से, चूँकि वो बहुत इंसाइडर हैं. जो ट्रंप ने भी नेटो की फंडिंग की कट की बात की थी, वो ट्रंप का कोई ज़ाती ख्याल नहीं था. वो नेटो के जो कंट्रीज़ हैं आपस में, वो भी बहुत सारे इश्यूज़ पे एक दूसरे से एग्री नहीं करते. उस वक्त भी पेंटागन के कुछ ऑफिसर्स थे जो, मतलब उन्होंने देखा कि ट्रंप साहब ये ज़रा ब्लंट आदमी है, नेगेटिव या पॉजिटिव, तो ये ज़रा बात कर लेंगे. तो वो पेंटागन के कुछ लोगों ने उनको कहा कि जनाब, ट्रंप को क्या पता था कि नेटो के क्या फंड हैं, क्या नहीं. वो तो सारे स्टैटिस्टिक्स हैं, वो तो ज़ाहिर ब्यूरोक्रेट्स के पास होते हैं ना, मिलिट्री ऑफिशियल्स के. तो उन्होंने उनको कहा कि जनाब आप शायद ये काम कर सकते हैं, हम सबसे ज़्यादा पैसे देते हैं और रखवाली करने के लिए यूरोप में हम भी सबसे ज़्यादा मौजूद हैं, तो ये क्या बदमाशी है. ये था उन्हें. तो ट्रंप ने कहा, उनके दिल को ये बात लगी, क्योंकि ट्रंप के दिल को जो बात लगती थी वो फिर वो मतलब आसमान तक जाती थी. तो उन्होंने फिर वो उस पर शिकंजा कसा. ये ट्रंप का कोई ज़ाती मसला नहीं था,
ये कुछ लोग थे उस वक्त पेंटागन ताहिर साहब, रशिया ने जब टेक ओवर कर लेना जी। या उनके प्रेसिडेंट ने टेक ओवर कर लेना, तो हथियार तो आप एक बात क्लियर समझ लीजिए कि यूक्रेन विल नेवर बाय हथियार बिकॉज रशिया विल नॉट अलाउ। सिंपल इज दैट। सो बात खत्म होगी। खत्म होगी बात। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद ताहिर जी, साहब। जी, थैंक यू वेरी मच Thank you, Dr. फॉर Sir. participating today and wish you all the best. Have a wonderful weekend. See you next Friday. Subscribe TAG TV YouTube channel and press the notification button.